नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन की। ह्यूमन जो स्केलेटन होता है वो क्या चीज़ है, इसका क्या यूज होता है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और ये क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम ह्यूमन स्केलेटन में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की। तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो क्या करता है, हमारी इंटरनल बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। एक इंटरनल बॉडी को क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, जिसमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन रहते हैं। तो आप अपनी बुक को फॉलो कर लीजिए और देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन स्केलेटन में होता क्या है। ठीक है, तो जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, स्केलेटन इंक्लूड बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या बताया आपको कि जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो ह्यूमन स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज इंक्लूड होकर एक फ्रेमवर्क बनाती हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलेटन बोल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये करता क्या है, इट फॉर्म्स द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। तो इट, आप कह सकते हैं इट फॉर्म्स द मेन supporting framework of the body। ठीक है, तो ये क्या करता है, बॉडी का एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, और क्या होता है इसका, और क्या काम होता है इसका, और ये बेसिकली इसको डिजाइन किया जाता है कि मसल्स इसमें अटैच हो सकें ताकि बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर सकें। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड इज primarily designed for more effective production of movement by the attached muscle। ठीक है, तो भाई क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो हमारी बोन्स होती है, मसल्स मसल्स उसमें आके जुड़ती है। जब जुड़ती है तभी तो अच्छे से मूवमेंट हो पाता है। अगर वो बोन नहीं होगी, मसल्स नहीं जुड़ पाएगी, मसल्स नहीं जुड़ेगी तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा। मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो अच्छे से हम लोग वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये दो बातें अभी क्लियर हुई हमारी। क्या, स्केलेटल जो सिस्टम होता है हमारा, वो बॉडी का इंटरनली फ्रेमवर्क बनाता है। कैसे बनाता है, बोन और कार्टिलेज के माध्यम से बनाता है, इंक्लूडेड बोन एंड कार्टिलेज के साथ एक फ्रेमवर्क बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग स्केलेटन बोल रहे हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका मेन काम है सपोर्ट करना बॉडी के जो इंटरनली ऑर्गन है, या बॉडी का जो फ्रेमवर्क है उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कैसे सपोर्ट करता है, मसल्स जो वगैरह होती हैं हमारी, वो इस बोन में आके अटैच होती हैं।
ठीक है। बोन में जब मसल अटैच हो जाएंगी वही तभी तो हमारी बॉडी अच्छे से मूवमेंट कर पाएगी। तो बेसिक इसका ये काम होता है। ठीक है, क्लियर होगी आपको इतनी सी बात। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है बोन। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? बोन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बोन को। बोन में क्या है? बोन में जब आप देखेंगे तो बोन है बोन को हम लोग बोन जो वर्ड है वो ऑस से रिलेटेड है। ऑस यानी ऑस एक लैटिन वर्ड है। ऑस क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बोन। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट एक वर्ड और होता है जो है ऑस्टियन। सुने होंगे आपने ये वर्ड। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो जब कहीं भी ऑस्टियन या ऑस वर्ड यूज हो रहा होगा स्टार्टिंग में, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये बोन से रिलेटेड है। यानी जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है एक ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में स्टडी ऑफ बोन। ठीक है, हम क्या करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में बोन की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। नेक्स्ट इसमें आपके में दिया गया है, देखो इसमें ऑस्टियो, इसमें ऑस जुड़ रहा है ना। ठीक है, ये देखो ऑस्टियोन है इसमें। ठीक है, इसमें ऑस्टियोन है। ऑस जुड़ रहा है ना, सबसे आगे ऑस आ रहा है ना। ये देखो इसमें भी ऑस आ रहा है, इसमें भी ऑस आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जब ऑस है तो ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑस्टियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ बोन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसी तरीके से आपकी बुक में एक और दिया गया है, वो है क्या? नेक्स्ट क्या है? ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन क्या होता है? ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। इस मतलब इस यहाँ पे हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें हम लोग बोन की फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। स्टडी जो करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं? बोन के फॉर्मेशन पर स्टडी करते हैं, है ना। तो आप चाहो तो लिख सकते हो याद करने के लिए, जिससे कि आपको याद रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ बोन। ठीक है, इसी तरीके से और एक है पॉइंट आपका इसमें दिया गया है ऑस्टियोमिलाइटिस। ऑस्टियोमिलाइटिस क्या होता है? ऑस्टियोमिलाइटिस एक तरीके की बोन की बीमारी है। क्या होता है? बोन में होने वाली बीमारी जो होती है वो ऑस्टियोमिलाइटिस होती है। जैसे कि इन्फ्लामेशन ऑफ बोन, है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ बोन या बोन मैरो। ठीक है, यूजली ये होता कैसे है? यूजली ड्यू टू इन्फेक्शन। ठीक है, क्लियर हो रही है इतनी सी बात। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है आपका ऑस्टियोमेलासिया। ऑस्टियोमेलासिया। ऑस्टियोमेलासिया में क्या होता है? ऑस्टियोमेलासिया में क्या होता है? ये
ये भी एक तरह की बोन की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो बोन होती है हमारी, वो कमजोर हो जाती है। बोन हमारी कमजोर हो जाती है, सॉफ्ट, इसको कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन। इसमें क्या होता है, इसमें बोन जो है ना हमारी कमजोर हो जाती है कि जरा से हल्के झटके में या दबाव पड़ने पर टूट जाती है। ये होता कैसे है, ठीक है, ये जो होता है ये होता है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। कैसे होता है, विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से होता है ये। ठीक है, ये कैसे होता है, आमतौर पर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से ये होता है, ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा क्या होता है, ऑस्टियोमा जो होता है वो एक तरह से कार्सिनोमा का एक टाइप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है इसे, आप कह या आप कह सकते हो कि आउटग्रोथ, आउटग्रोथ्स ऑफ बोन। ठीक है, इसमें बोन में जो है ना आउट ग्रोथ होने लगती है, ग्रोथ हो रही है किसी तरीके की, तो वो तरीके का ऑस्टियोमा कहलाता है, जैसे लाइका ट्यूमर, लाइका ट्यूमर। ठीक है, क्लियर होगी इतनी सी बात आपको। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, शोइंग बोन फॉर्मिंग ट्यूमर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई क्या ऑस्टियोमा का, तो ऑस्टियोमा आउटग्रोथ ऑफ द बोन होती है, और बोन में किसी तरह की ग्रोथ हो रही है, जैसे उसमें ट्यूमर टाइप का शो करने लगता है हमको। ठीक है, ये होता क्या है, ये कार्सिनोमा का एक तरीके से, सच एज कार्सिनोमा टाइप ऑफ, एक तरीके से कार्सिनोमा का टाइप होता है ये। क्लियर बात समझ में आ गई इसमें, कार्सिनोमा का एक तरीके से टाइप होता है। एक आपका और इसमें दिया हुआ है, ऑस्टियोटोमी। ऑस्टियोटोमी, ऑस्टियोटोमी क्या होता है, देखो जहां पर टॉमी बर्ड जुड़ रहा है वहां पर उसका मतलब होता है कटिंग अप, है ना, उसका मतलब होता है कटिंग अप। इससे पहले भी जो मैं आप मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको बताया था। तो यहाँ भी देखो ये ऑस्टियो ऑस बर्ड जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ भी ऑस था, ये देखो यहाँ ऑस्टियोन है। ठीक है, यहाँ ऑस बर्ड जुड़ा है, तो यहाँ भी बोन से रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ऑस्टियोटोमी लिखा हुआ। ऑस्टियोटोमी मतलब, मैंने टॉमी का मतलब पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस बर्ड में टॉमी जुड़ा उसका मतलब होता है कि वहां पर कटिंग अप की बात करें, किसी चीज को काटने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑस्टियोटोमी यानी यानी बोन को काटने की बात कर रहे हैं हम। जैसे कि कहाँ यूज होता है ये, सर्जिकल कटिंग। ठीक है, जैसे किसी की बोन में कोई दिक्कत आ गई या खराब हो गई या किसी का पैर काटना है, तो ये ऑस्टियोटोमी वहां पर हम लोग यूज करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। तो बोन, बोन क्या होता है, अब एक बार फिर से देख लो आप लोग। बोन जो होती है, बोन जो जहाँ पर भी बोन का जो वर्ड है वो ऑस और
ऑस्टियन, दो तरह के वर्ड होते हैं, एक ग्रीक वर्ड होता है, एक लैटिन वर्ड होता है। तो वहाँ से इसका अ, हमारा ओरिजिन है और हम उसको बोन कह रहे हैं। ठीक है, जब स्टडी कर रहे होते हैं तो बोन को स्टडी करने के लिए हम लोग इस तरह से इसको परिभाषित कर रहे हैं, जहाँ अगर कहीं पर ऑस या ऑस्टियन वर्ड का यूज हो रहा है तो वो उसका मतलब होता है कि वो हम बोन के रिलेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ ऑस्टियोलॉजी हुआ, ऑस्टियोलॉजी में हम लोगों ने ऑस जोड़ा है। ठीक है, तो और इसमें ऑस्टियो, ठीक है, ऑस्टियो हो गया, इसमें ऑस्टियोलॉजी हो गया इसी तरीके से। ये तो ये कहाँ क्या बात हो रही है, स्टडी ऑफ द बोन, बोन की स्टडी करने के लिए बात कर रहे हैं। ऐसी ऑसिफिकेशन अगर है तो फॉर्मेशन ऑफ बोन की बात कर रहे हैं। इस तरह के ऑस्टियोमेलाइटिस है तो इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से ऑस्टियोमलाइसिया है, इसमें क्या है, इसमें सफरिंग ऑफ द बोन, बोन जो होती है हमारी कमजोर हो जाती है, विटामिन डी और या कैल्शियम की कमी से हो जाता है ये हमारा। ठीक है, इस तरीके से ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा में क्या होता है, आउट ग्रोथ ऑफ बोन, बोन में ना ग्रोथ होने लगती है किसी तरीके से, जैसे कि ट्यूमर वगैरह किसी को हो जाता है ना, ये भी कार्सिनोमा का एक टाइप है। ठीक है, उस तरीके से नेक्स्ट आपका है ऑस्टियोटोमी। ऑस्टियोटोमी में क्या होता है, सर्जिकल कटिंग बोन, बोन को ऐसे काटना है तो उसका वो सब कहाँ पे हम लोग उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, ऑस्टियोटोमी में बात कर रहे होते हैं उसकी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने स्केलेटन वाले टॉपिक में। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारा स्केलेटन है, इसमें हम बात पढ़ रहे हैं बोन। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम लोग क्या इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ बोन पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी सी बात। चलिए, तो इसमें है कि बोन, बोन क्या होता है, बोन बॉडी का 1/3 कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। बोन क्या करती है, बॉडी का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका 1/3 पार्ट कौन बना रही है, बोन बना रही है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या करती है, बोन बॉडी का 1/3 कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है। क्लियर हो गई इतनी सी बात एक आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, बोन, बोन जो होती है, बोन का 2/3 पार्ट कैल्शियम साल्ट का बना होता है। बोन का 2/3 पार्ट किस चीज का बना होता है, कैल्शियम साल्ट का। तो आप लिख लीजिए इस बात को भी, इट इज impregnated with calcium salt। ठीक है, which constitute two-third part। यही तो हमने अभी बात की। हमने क्या बात की कि बोन का 2/3 पार्ट, बोन का कैल्शियम, कैल्शियम साल्ट की बनी होती है। ठीक है, बोन का 2/3 पार्ट कैल्शियम साल्ट का बना होता है, यही तो बात की हमने। इट इज इम्प्रेग्नेटेड विथ कैल्शियम साल्ट विच कंस्टिट्यूट 2/3 पार्ट, मतलब बोन का 2/3 पार्ट किस चीज का बना होता है, कैल्शियम साल्ट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। नेक्स्ट इसमें बोन, बोन का जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट होता है, बोन में क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट होता है। तो और जो बोन में जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट होता है मेनली, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट और पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं, दी इनऑर्गेनिक
कैल्शियम साल्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। मेनली किस चीज का बना होता है? इनऑर्गेनिक पार्ट कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और पार्सली इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? मेन जो इनऑर्गेनिक जो मेन पार्ट होता है कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वो, और इसमें कुछ पार्टली इसमें क्या मिला होता है? कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें मिला होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें और अदर साल्ट भी होते हैं। और क्या होता है इसमें? और एंड इसमें कुछ ट्रेसेस अदर साल्ट के भी कुछ ट्रेसेस मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या बात हुई? बोन का जो इनऑर्गेनिक कैल्शियम पार्ट होता है उसमें मेनली कैल्शियम फॉस्फेट और पार्टली कुछ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, साथ में ही कुछ ट्रेसेस अदर साल्ट के भी होते हैं। क्लियर बात हो गई? अब ये करता क्या है? इन चीजों से होता क्या है? इन चीजों से मेक इट हार्ड एंड रिच, ये क्या करता है? ये बोन को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। इसमें इससे होता क्या? इससे बोन मजबूत रहती है, और रेजिस्टेंस टू कंप्रेसर फोर्स ऑफ वेट बियरिंग एंड इम्पैक्ट फोर्स ऑफ जंपिंग। मतलब जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये क्या कहता है? जब भाई बोन मजबूत रहेगी हमारी तो वेट बियरिंग होगी, मतलब वजन उठाएंगे, आराम से वजन उठा सकते हैं, टूटेगी नहीं हमारी, है ना। ना किसी भी तरह के फोर्स को, जैसे कि हम जंप वगैरह करते हैं तो आराम से उसको बियर कर पाएगी, है ना। तो इस तरह के काम के लिए हमारी बोन में मेनली किस चीज से बनी होती है हमारी बोन? कैल्शियम फॉस्फेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से, और अदर उसमें कुछ ट्रेसेस होते हैं। चाहो तो आप ये भी आप लिख लो साथ में, मेक इट हार्ड, ठीक है, मेक इट हार्ड एंड रिच। विच कैन अफोर्ड, देखो ना, तभी तो भाई अफोर्ड कर पा रही हो भाई, जब हमारी बोन मजबूत होगी तभी अफोर्ड कर पाएगी किसी तरह के रेजिस्टेंस को, है ना। किसी भी तरह के कंप्रेसिव फोर्स को, समझ में आ रही है ना बात? तभी ये वेट बियरिंग भी हो पाएगी, है ना। और इम्पैक्ट फोर्स, जंपिंग वगैरह तरह के कोई फोर्स अगर होता है तो उसको सह पाएगी, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ बात समझ में आ गई हमारी? नहीं, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें ये जो हमारा होता है इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या करता है? इन सबसे पहले अगर पढ़ लेते हैं इसको। दी इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट एंड पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एंड
ट्रेसेस ऑफ अदर साल्ट, और इसमें अदर साल्ट होते हैं। मेक इट हार्ड एंड रिच, मेक इट हार्ड एंड रिच, विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ वेट बियरिंग एंड इम्पैक्ट फोर्स ऑफ जंपिंग। मतलब ये जो हमारा इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट में जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और पार्टली इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और इसमें अदर ट्रेसेस होते हैं कुछ दूसरे साल्ट के, अदर ट्रेसेस होते हैं दूसरे साल्ट के। इसमें बोन क्या होता है, इससे बोन मजबूत रहती है, ताकि रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स, किसी तरह का कुछ फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव तो उसको सह सकती है। वेट बियरिंग, किसी तरह का हम वजन उठाते हैं, लोड लेते हैं, ठीक है, तो उसको आराम से ये सह पाती है। और किसी तरह जैसे हम कूदते हैं अगर या इस पर फोर्स पड़ता है किसी तरह का, तो उस फोर्स को ये सह पाती है। तो ये कैसे होता है, ये बोन में जो हमारी बोन बनी होती है वो मजबूत होती है। वो कैसे मजबूत होती है, वो कैल्शियम फॉस्फेट और पार्टली कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। क्लियर बात समझ में आ गया ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अभी हमने बात की इनऑर्गेनिक पार्ट की, अब बात करें हम इसके ऑर्गेनिक पार्ट की। तो इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। क्या होता है, नेक्स्ट देख लो आप एक बार, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये काहे के बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे कोलेजन फाइबर के। काहे के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं ये, ठीक है। अब ठीक है, तो ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू काहे का बना होता है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। इससे क्या होता है, रेजिलेंट, रेजिलेंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। कोलेजन फाइबर के होने की वजह से हमारी जो बोन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल होने से क्या होता है, which can afford resistance to tensile force, tensile force, टेंसाइल फोर्स कैसा, जैसे इन स्ट्रेंथ, bone as comparable in iron of steel, bone is comparable to iron and steel, ठीक है। इसको देखो हम लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। हम यह बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो बोन अभी हम क्या था, बोन में ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उसको हम लोग कोलेजन फाइबर कहते हैं। मतलब बोन का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ऑर्गेनिक, वो कोलेजन फाइबर का बना होता है। इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं जो कि बोन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, जो क्या करते हैं, बोन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इससे होता क्या है, बोन हमारी कंप्लीटली टाइट नहीं होती है, मतलब विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू द टेंसिल विद द फोर्स, ठीक है। बोन क्या करती है, कंप्लीटली टाइट नहीं होती। जैसे अगर कंप्लीटली टाइट हो जाएगी तो इस पर वजन पड़ने पर या फिर इसमें फोर्स लगने पर तो ये क्या होगी, ये टूट जाएगी, है ना। इसलिए ये फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये
वेट वियरिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कंप्लीटली हार्ड नहीं होती है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे वेट वियरिंग आसानी से हो जाती है। अगर ये कंप्लीटली हार्ड होगी, ठीक है, तो ये वजन नहीं सह पाएगी और जंप वगैरह आदि करने पर ये टूट जाएगी हमारे, ठीक है। इसी वजह से इस तरह का इसमें फंक्शन होने की वजह से, इस तरह का इसमें फीचर होने की वजह से, इसकी विशेषता होने की वजह से इसको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील के। इसमें हम स्टील और आयरन से इसका कंपेरिजन कर रहे हैं कि इसकी तरह की ये मजबूत होती है, ठीक है। क्लियर होगी इतनी सी बात? नहीं हुई? एक बार फिर से समझ लो। इसमें ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कोलेजन फाइबर के बने होते हैं, ठीक है। ये इससे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से ये कंप्लीटली टाइट नहीं होती है। कंप्लीटली टाइट नहीं होती है तो ये आसानी से वियर कर सकती है किसी भी तरह का, यानी किसी भी तरह का वजन सह सकती है, और जंप करने पर या हल्का झटका लगने पर आराम से ये उसको सह लेती है, टूटती नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर होते हैं। अब इसमें कोलेजन फाइबर होता है तो ये क्या कर रहा होता है, कोलेजन फाइबर हमारी जो बोन होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर क्या कर रहा होता है, हमारे बोन को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा होता है। क्लियर बात समझ में आ गई? इसी वजह से हमारी बोन को आयरन और स्टील से कंपेयर किया जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें ये जो अब देख, अभी आपने यहाँ देखा कि हमारी जो बोन है उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, आयरन और स्टील से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो, आयरन और स्टील से कम जितनी मजबूत होने के बावजूद भी ये क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। ये क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। तो यहाँ पे कहा है इन्होंने, डिस्पिट डिस्पिट इट्स हार्डनेस एंड हार्डनेस and high calcium content, the bone is very much a living tissue, ठीक है। यहाँ ये क्या कह रहा है, कह रहा है डेस्पिट इट्स हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कंटेंट द बोन इज वेरी मच अ लिविंग टिश्यू। मतलब इतनी हार्डनेस होने के बावजूद भी, कैल्शियम और इतनी हार्डनेस होने के बावजूद भी हमारी बोन क्या है, एक लिविंग टिश्यू है। क्लियर हो गई? ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट हम आगे पॉइंट देखते हैं इसका। ये जो बोन होती है, देखो अब बोन, यहाँ बात क्या हुई, अभी हमने देखा कि हमारी बोन आयरन और स्टील जैसी मजबूत है, ठीक है। और इसमें इसको हम क्या कह रहे हैं, लिविंग टिश्यू कह रहे हैं। अब लिविंग टिश्यू है ये, यहाँ लिविंग टिश्यू भी कहा है इसको। जब लिविंग टिश्यू कहा है इसको, तो अब यहाँ ये भी देख लीजिए कि यहाँ ये बता रहे हैं कि हमारी जो बोन होती है उसमें हाईली ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। क्या? इसमें ब्लड जो सप्लाई होती है वो हाईली ब्लड सप्लाई भी होती है। तो आप इन्होंने यहाँ कहा है, इट इज हाईली वास्कुलर, क्या कहा कि ये हाईली वास्कुलर है विथ constant turnover of its calcium content।
यहाँ उन्होंने कहा इट इज हाईली वास्कुलर, मतलब इसमें हाईली ब्लड सप्लाई है, ठीक है, इसमें क्या है, हाईली ब्लड सप्लाई होती है, विच कंटेन टर्न ओवर, इसका जो टर्न ओवर है किसका, इट्स कैल्शियम कंटेंट का, कैल्शियम कंटेंट का जो टर्न ओवर है वो कैसे होता है इसमें, जब इसमें हाईली ब्लड सप्लाई है तो जब कैल्शियम को जरूरत होती है तो ये ब्लड से ले लेता है। बोन क्या करती है, बोन जब अगर बोन को कैल्शियम की कमी पड़ रही है तो वो ब्लड से ले लेती है, और अगर ब्लड को कैल्शियम की कुछ जरूरत है तो वो कहाँ से, बोन से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। और इस तरह से जो हमारा कैल्शियम है वो टूटता और जुड़ता रहता है, ठीक है, बोन में टूटता और जुड़ता रहता है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने एक बात और कही, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा, ठीक है, यहाँ पे से देख लो, इट्स शोज अ कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ द ग्रोथ, ये एक ग्रोथ का पैटर्न है, ठीक है, यानी बोन में जो ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, कैल्शियम को ब्लड को जब कैल्शियम बोन को जब कैल्शियम की आवश्यकता होती है वो ब्लड से ले लेती है, ठीक है, अगर ब्लड में एक्सेस हो जाता है या ब्लड को आवश्यकता होती है तो वो बोन से ले लेता है, इस तरह से इसमें क्या ग्रोथ होती है। क्लियर बात समझ में आ गई इसकी। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अभी हमने देखा इसमें ग्रोथ हो रही थी यहाँ पर, अब जब ग्रोथ हो रही है किसी चीज में तो उसमें क्या हो रहा होगा, इसमें डिसीज भी हो रही होगी, मतलब इसमें कोई ना कोई दिक्कत भी हो रही होगी। तो इसमें इन्होंने कहा गया है इट इज सब्जेक्ट, मतलब बोन में कोई डिसीज होती है तो ये जैसे कि फ्रैक्चर, तो ये खुद ब खुद इसको हील कर सकता है, ग्रोथ होती है ना, जब ग्रोथ हो रही है तो ये अपने आप को खुद ही हील कर सकता है, खुद ही ठीक कर, कोई फ्रैक्चर हो जाए हमारी बोन में तो इसको ये ठीक कर सकता है। तो आप इसको लिख लीजिए, इट इज सब्जेक्टेड टू डिसीज एंड heals after a fracture, ठीक है, हमने अभी यही तो इसका करेक्टर देखा। अभी देखो ऊपर क्या हुआ था, ऊपर हमने पहले इसकी ब्लड सप्लाई देख ली, ब्लड सप्लाई के बाद इसकी ग्रोथ देख ली, ठीक है, अब देख रहे हैं उसको फ्रैक्चर, भाई ग्रोथ हो रही है तो फ्रैक्चर, अगर इसमें ये बताया गया अगर इसमें किसी तरह का फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, इसमें किसी तरह का फ्रैक्चर हो जाता है तो ये अपने आप से इसको ठीक कर सकती है, अपने आप से ये हील हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है बोन जो होती है, बोन में रीजनरेटिव पावर होती है। देखिए अभी हमने यहाँ देखा ना कि फ्रैक्चर हो रहा है तो ये अपने आप को हील कर रहा है, खुद ही हील कर लेती है बोन में। तो इसमें यहाँ ये इसमें नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये कह दिया कि बोन जो होती है, बोन में रीजनरेटिव पावर होती है और ये बहुत जल्दी इसको ठीक कर सकती है, किसी भी तरह की डिसीज को, किसी भी तरह के फ्रैक्चर को, ठीक है, ग्रो अपनी बोन को दोबारा रीजनरेट कर सकती है। लेकिन जो बोन में जो पावर होती है रीजनरेटिव की, वो कंपेयर देन ब्लड के कम होती है, मतलब सबसे अधिक ब्लड में होती है, उसके बाद किस में होती है, बोन में होती है। तो इन्होंने यही एक चीज बताई है, हमको ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इट हैज ग्रेटर जनरेटिव पावर greater regenerative power than any other, ठीक है, दूसरों की अपेक्षा बोन में रीजनरेटिव जो पावर होती है वो अधिक होती है, ठीक है, अदर टिश्यू की। ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक रीजनरेटिव पावर कहाँ होती है, ब्लड में होती है, ब्लड के बाद किस में होती है,
बोन में होती है अदर बॉडी टिश्यू के अपेक्षा। क्लियर बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है, जैसे कि बोन टूट जाती है तो वो अपने आप हील कर लेती है। उसी तरीके से अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर देते हैं तो ब्लड भी अपने आप में जो ब्लड की कमी हुई है उसको पूरा कर लेता है, कि ब्लड के अंदर जो और भी ब्लड सेल्स होती हैं उनको अपने आप रीजनरेट जल्दी ही कर लेता है। क्लियर बात समझ में आ गई इतनी सी? ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात कही गई है, नेक्स्ट इसमें बात ये कही कि बोन जो होती है, बोन अपने आप को परिस्थितियों के आधार में ढाल लेती है। परिस्थितियों के आधार में ढाल लेने का क्या मतलब है? जिस तरह जैसे हम फिजिकल वर्क अधिक कर रहे हैं तो हमारी बोन अधिक मजबूत होंगी, ठीक है, और अगर फिजिकली वर्क हम कम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी बोन सामान्य होंगी, सामान्य मजबूत होंगी, हल्की होंगी। ठीक है, यही बात यहाँ पर उन्होंने कही गई है, तो आप यहाँ पर लिख लें, इट कैन mold itself according to, दिख रहा है आपको, according to changes in stress and strain it bears। ठीक है, इट शो डिसयूज, इट shows disuse, atrophy and overuse, hypertrophy। ठीक है, डिसयूज, एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी का यहाँ का मतलब ये बोल रहा है यहाँ पर कि बोन जो होती है ये अपने आप को परिस्थितियों के आधार में ढाल सकती है, जैसे कि फिजिकली वर्किंग के आधार पर अधिक वजन उठाने या भारी काम करने पर ये खुद को मजबूत बना लेती है। चेंजेस इन, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बियर, इट सो डिसयूज, एट्रोफी एंड ओवरयूज, हाइपरट्रॉफी। मतलब ये जिस तरह की स्थिति होती है, जिस तरह की हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं, उस हिसाब से यह भारी काम करने पर अपनी जो बोन होती है अधिक मजबूत बना लेती हैं, और कम काम करने पर ये बोन को नॉर्मली हल्का बना लेती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर बात मेन समझाने वाली थी। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ बोन को एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ बोन का, बोन इज 1/3 कनेक्टिव टिश्यू। तो कहता है बोन जो होती है बॉडी का 1/3 कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। ठीक है, या आप यूं समझ लीजिए कि बोन बॉडी का 1/3 कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आ गया क्या, इट इज इम्प्रेगेटेड विथ कैल्शियम साल्ट विच कंस्टिट्यूट 2/3 पार्ट। मतलब बोन जो है बॉडी का 2/3 पार्ट कैल्शियम साल्ट का बना होता है। क्या होता है, ये क्या 2/3 बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, 2/3 बोल रहा है। तो बॉडी का जो बॉडी की जो बोन होती है, बोन का 2/3 पार्ट कैसे बना होता है, कैसे बना होता है, कैल्शियम साल्ट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम साल्ट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसमें कहा द इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, पार्सली कैल्शियम कार्बोनेट एंड ट्रेसेस ऑफ अदर साल्ट। मतलब इसका जो
इनऑर्गेनिक पार्ट है वो कैल्शियम साल्ट में मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। मेनली किस चीज से बना है? मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ है, और पार्सली इसमें क्या मिला हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट मिला है, और इसमें अदर साल्ट मिले हुए हैं कुछ, और इसमें क्या है? और इसमें कुछ अदर साल्ट मिले हुए हैं। ठीक है, इससे होता क्या? इससे बोन जो है हमारी वो मजबूत रहती है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्स और वेट बियरिंग, कंप्रेसिव फोर्स एंड वेट बियरिंग के लिए, जैसे इम्पैक्ट फोर्स ऑफ जंपिंग, मतलब किसी तरह का हम वजन उठा रहे हैं या जंप कर रहे हैं तो उन सब में ये मजबूत रहती है, और हमें बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए कोई जंप कर रहे हैं और हमारी बोन अगर मजबूत नहीं है तो क्या होगी? टूट जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे इन्होंने ये बात बताई है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है दी ऑर्गेनिक कनेक्टेड टिश्यू कोलेजन फाइबर, मतलब जो ऑर्गेनिक कनेक्टेड टिश्यू होते हैं वो काहे के बने होते हैं? वो कोलेजन फाइबर के बने हो रहे हैं। इससे हो क्या? ऐसे टफ एंड रेजिलियंट, रेजिलियंट यानी फ्लेक्सिबल, विच कैन अफोर्ड रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्स एंड स्ट्रेंथ। बोन इज कंपेरेबल टू आयरन एंड स्टील, मतलब ये यहाँ बता रहे हैं कि हमारी जो बोन है, बोन का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो कैल्शियम टिश्यू से के कनेक्टिव टिश्यू से बना है। क्या? ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है जो कोलेजन फाइबर के होते हैं। कोलेजन फाइबर हमारी बोन को क्या करता है? फ्लेक्सिबल बनाता है। क्या कर रहा है कोलेजन फाइबर? हमारे इसको फ्लेक्सिबल बना रहा है, जिससे कि जो हमारी बोन है कंप्लीटली हार्ड नहीं होती। क्या होता है? कंप्लीटली हार्ड नहीं होती। कोलेजन फाइबर जो होते हैं जिससे वो फ्लेक्सिबल बनती है, बोन फ्लेक्सिबल बनती है, तो क्या होती है? कंप्लीटली हार्ड नहीं होती है। कंप्लीटली हार्ड नहीं होती है तो जब हम अपनी बोन पर वजन डाल रहे होते हैं या कोई तरीका जंप कर रहे होते हैं या कोई और इस तरह का काम कर रहे होते हैं तो हमारी बोन आराम से उसको वियर कर लेती है, उसको सह लेती है वजन को, और ये टूटती नहीं है। इसी वजह से इसकी इसी तरह की प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसको कंपेयर करते हैं काहे से? आयरन और स्टील से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है डिस्प्यूट्स हिट्स हार्डनेस एंड हाई कैल्शियम कंटेंट दी बोन इज वेरी मच अ लिविंग टिश्यू। देखो अब यहाँ देखो इतनी हार्ड हो रही है, यहाँ पे बता रहे थे ना कि इतनी हार्ड है कि हर तरह की चीज को बियर कर लेती है वजन को। तो इसी बात को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा है कि इसमें कैल्शियम इतना हार्ड, बोन इतनी हार्ड होने पर कैल्शियम के कारण फिर भी ये क्या है? एक लिविंग टिश्यू है। इन्होंने क्या होता है? इसको एक लिविंग टिश्यू बोला है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इन्होंने इसी बात को लेके आगे बढ़ाया है और कहा है इन्होंने, दिख रहा है ना आपको? इन्होंने कहा इट इज हाईली वास्कुलर विथ अ कंस्टेंट टर्न ओवर ऑफ इट्स कैल्शियम कंटेंट, मतलब इसमें क्या होता है? अब देखो ये लिविंग टिश्यू है, यहाँ पर जब लिविंग टिश्यू है तो क्या होगा? इसमें ब्लड सप्लाई भी हो रही है। इसमें क्या हाईली, ये कह रहे हैं कि इसमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो ब्लड, इसमें टर्नओवर की बात की है ना, तो यहाँ बात कर रहा है कि जब भी जरूरत पड़ती है तो बोन ब्लड से कैल्शियम को ले लेती है। ठीक है, या फिर कैल्शियम को जरूरत पड़, यानी बोन को कैल्शियम की जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड से ले लेती है, और ब्लड को अगर जरूरत पड़ती है कैल्शियम की तो वो बोन से ले लेता है। यहाँ पे इस तरह से इसका टर्नओवर चलता है। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ समझाई। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि इट्स शोज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। इसमें ग्रोथ का ये पैटर्न है। ग्रोथ का क्या पैटर्न है? जैसे कि मैंने ये बताया, इसमें बोन को जब जरूरत पड़ती है कैल्शियम की तो वो कहाँ से ले रही है? ब्लड से ले लेती है, और ब्लड को आवश्यकता पड़ती है तो कैल्शियम जो बोन से ले लेती है। तो ये इसका क्या है? ये पैटर्न है इसकी ग्रोथ का रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसने बात की इट इज सब्जेक्टेड टू डिसीज एंड हील आफ्टर अ फ्रैक्चर। इसका जो डिसीज अगर इसमें हो गई तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसमें फ्रैक्चर हो गया तो ये खुद को स्वयं ठीक कर सकती है। ठीक है ना, इसमें खुद ही ये ठीक हो जाती है। नेक्स्ट इसने कहा है कि इट हैज ग्रेटर इट हैज ग्रेटर रीजनरेटिव पावर
देन एनी अदर टिश्यू, मतलब बोन में जो रीजनरेटिव पावर होती है वो अदर टिश्यू की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, किसमें होती है? बोन में जो रीजनरेटिव पावर होती है वो अदर टिश्यू की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होती है? ब्लड में होती है। सबसे अधिक ब्लड में होती है। जैसे अगर हमारी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन उसको अपने आप ही ठीक कर लेती है, अपने आप हील हो जाती है वो। तो उसी तरीके से ब्लड अगर हमने डोनेट कर दिया किसी को, तो उसके बाद जो हमारे WBC RBC की जो कमी हो जाती है, जो ब्लड सेल्स हमारे कम हो जाते हैं, वो ब्लड ऑटोमेटिकली उनको फिलअप कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसको रीजनरेट कर लेता है। क्लियर बात समझ आई? ये यहाँ पे ये बात हुई थी। नेक्स्ट इसमें कहा गया था, नेक्स्ट में बात हुई थी कि इट कैन मोल्ड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इट बियर्स, इट शो डिसयूज, एट्रोफी एंड ओवरयूज, हाइपरट्रोफी। यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी बोन होती है वो परिस्थितियों के आधार पे अपने आप को ढाल सकती है, अपने आप को चेंज कर सकती है। जैसे कि यदि हम अधिक वजन उठाते हैं, अधिक भार वाला काम करते हैं, तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो अपने आप ही अधिक मजबूत होती हैं, अधिक वजन उठाने को, सहने को सक्षम हो जाती हैं। और अगर हम कम काम कर रहे होते हैं तो हमारी बोन भी उसी तरह से नॉर्मली वजन उठाने में और नॉर्मली काम करने के लिए अपने आप को सिचुएटेड ढाल लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी सी इन्होंने ये बात कही थी। तो हमने अभी यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ बोन जानी, बोन के जो मेन पॉइंट होते हैं उन चीज़ को डिस्कस किया यहाँ पर। और मुझे आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इसको, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई या आप उसको कुछ और बेहतर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो इसको प्लीज़ डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं इसको और अच्छा बना सकूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।